ये अनैतिक अवैध सरकार सत्ता में काबिज है। इस सरकार का सिर्फ एक ही है कि इन्होंने उद्योगपतियों को बैंक के बैंक लुटा दिए। अब उनके ही पैसे से ये सबका मुंह बंद करने पे आए हुए हैं। यहीं से भगत सिंह निकले हैं, यहीं से गांधी जी निकले हैं, तो वो खून हमारे अंदर भी है। तो वी आर फ्रीडम फाइटर्स। हम अपना हक लेना जानते हैं और ले लें। जिन्होंने संस्थाओं को इतना समय दिया वो भी आज वृद्धाश्रम की तरफ उनके परिवार वाले भेज रहे हैं, तो कितनी शर्म की बात है। ये तो मोदी को सोचना चाहिए, मोदी को शर्म आनी चाहिए इससे। किसी का भी नेता फौज में जाने के लिए तैयार नहीं। वो जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, नीचे कोई नहीं जाना चाहता। सिपाही आने में भर्ती नहीं होना चाहता। इस देश का मजदूर, इस देश का किसान अपने जिगर के टुकड़े को बेचता है, उसको अब 4 साल बाद बाहर कर देंगे। वो क्या खाएगा, क्या कमाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर में और जो प्रोटेस्ट जिस मुद्दे पे लेके हो रहा है वो पेंशन स्कीम को लेके हो रहा है। यूपीएस एंड एनपीएस जो यहाँ की जनता जनार्दन यहाँ मौजूद है वो चाहती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा लागू की जाए। जो न्यू पेंशन स्कीम आई है उसके ये लोग खिलाफ हैं। क्यों खिलाफ है, सरकार से इनकी क्या मांगे हैं और किन कारणों की वजह से ये लोग चाहते हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो वापस आए रेदर देन न्यू पेंशन स्कीम। और जो भी मुद्दे हैं हम इनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? जसराज। सर, आप इस जो न्यू पेंशन स्कीम आई है उसके विरोध में है, किन कारणों की वजह से? हम विरोध में रही, हमारे जनरल सेक्रेटरी बोलेंगे। जी हाँ सर, बोलिए। जी, मैं इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन इप्सेफ का ऑल इंडिया कमेटी का अपर यानी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। राकेश सिंह भदौरिया मेरा नाम है। आज का धरना हमारी दिल्ली प्रदेश कमेटी की तरफ से किया गया है, जिसके अध्यक्ष डुक्कू के अध्यक्ष भी हैं भाई देवेंद्र शर्मा जी, और प्रेमचंद जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया कमेटी के। आज का ये धरना था 4 मुख्य मांगों पर है। पहली मांग है कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए जो सुनिश्चित थी। सरकार 2004 में एनपीएस के माध्यम से हमारी पुरानी पेंशन छीन ली सरकार ने। अभी 24 अगस्त को उसकी जगह एक नया वर्जन लेके आई उसका, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। असल में ये दोनों पेंशन स्कीम है ही नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम ही एकमात्र पेंशन है। उसका सबूत ये है कि सरकार का कोई भी न तो मंत्री लेता है उसको, न एमएलए, न एमपी, न प्रधानमंत्री खुद जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये अच्छी है तुम ले लो। भाई सबसे पहले आप लेके दिखाओ कि ये अच्छी है, तब साबित होगा कि ये अच्छी है। तो यही मेरा कहना है कि ये स्कीम ना ओपीएस चाहिए, ना हमें यूपीएस चाहिए, सॉरी यूपीएस नहीं चाहिए, एनपीएस भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ओपीएस चाहिए। और दूसरी जो डिमांड थी कि देश में एक स्थायी राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए। स्थायी इसलिए कि 10 साल में वेतन आयोग का गठन होता है और अगर किसी भी कर्मचारी वर्ग का मुद्दा अगर छूट गया तो अगले 10 साल के लिए टल जाता है, और अगले अगर छूट गया तो फिर 20 साल, उसी तरह 30 साल, तो उसका सारा जिंदगी निकल जाता, उसका मुद्दा हल नहीं होता। तीसरी मांग हमारी है कि जो ठेके पे कर्मचारी लगे हुए हैं तमाम सरकारी विभागों में, सरकारी क्षेत्रों में, उन सब का रेगुलराइजेशन होना चाहिए, उनकी पक्की नौकरी होनी चाहिए। और चौथी जो मांग है कि आगे से सरकारी विभागों में जो साल भर चलने वाले काम हैं उनसे ठेकेदारी प्रथा पूरे देश से खत्म होनी चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। तो जिस तरीके से आपने बोला कि कर्मचारियों को एक परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए, ठेकेदारी जो आपने बात, और उससे आपने पहले जो बात करी कि जो केस होता है वो 10-10 साल तक टल जाता है, फिर 20 साल तक टल जाता है, तो आप चाहते हैं कि वो जो टाइम पीरियड है 10 साल और 20 साल का वो कम हो? नहीं, हमारा कहना ये है कि स्थायी राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित हो, जिसमें केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, ऑटोनोमस बॉडीज़ के जितने भी तरह के सरकार से पैसा से लोगों का जॉब चलता है, उन सभी की समस्याओं को वो समय समय पर उनको देखती रहे, उसको जांच करती रहे। बार बार 10 साल में एक बार कर दिया फिर भंग कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। परमानेंट बॉडी होनी चाहिए जो उनकी मांगों को समय समय पर एग्जामिन करती रहे। तो आप फिर उसके भी खिलाफ है जो अग्निवीर योजना निकली थी कि जो जवान हैं, जो युवा हैं, वो 1-2 साल करेंगे, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे 4 साल के बाद। सरकार ने, तो उनके बाद उनके पास कोई फिर वो नहीं बचेगा जरिया कमाने का। सरकार ने ये अग्निवीर योजना असल में ठेकेदारी करनी है आर्मी के अंडर। उन्हें पता है कि 5 साल में ग्रेच्युटी एक्ट लागू होता है, कुछ पैसा मिल जाएगा, इसीलिए उन्होंने 4 साल रखा है। उनको ग्रेच्युटी भी नहीं मिलेगी। कहते हैं हम ट्रेंड देंगे, यानी ट्रिगर हैप्पी बनाएंगे उनको,
जो लोगों को परमानेंट नौकरी लगनी चाहिए। इसीलिए आज किसी भी उद्योगपति का, किसी का भी नेता फौज में जाने के लिए तैयार नहीं। वो जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, नीचे कोई नहीं जाना चाहता। सिपाही आने में भर्ती नहीं होना चाहता। इस देश का मजदूर, इस देश का किसान अपने जिगर के टुकड़े को बेचता है, उसको अब 4 साल बाद बाहर कर देंगे, वो क्या खाएगा, क्या कमाएगा। तो फिर ये जो किसान आंदोलन अभी हाल ही में अभी हुआ था, पहले भी हुआ था किसान आंदोलन, अब किसानों की मांगे एक बार फिर से वो प्रोटेस्ट करेंगे, एमएसपी को लेके हो गया, उनकी कई मांगे हैं। मैडम उनकी तो पूरी नहीं हुई, पूरी कहाँ हुई है उनकी, सरकार ने मानी नहीं। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार कहती है कि हम एमएसपी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी एमएसपी का वो विरोध करती है कि एक पर्टिकुलर रेट बता दे वो दालों के ऊपर, अनाज के ऊपर। देखिए मैडम क्या होता है, किसानों की जो लागत है वो लगातार बढ़ती रहती है। अब वो रेट कहाँ से बता दे, वो तो आप एक प्रोडक्ट को लीजिए, मान लो डबल रोटी का ब्रेड का एक वो है, उसी किसान के घर से जाने के बाद वो जो अनाज है, वो अनाज कितने गुना उनको वो जो कंपनी वाले और जो ब्रेड बनाते हैं कितना प्रॉफिट ले लेते हैं। गेहूं का क्या रेट लेंगे, वो उस पर नहीं दे रहे हैं, वो वहाँ धरने पे बैठे हैं। तो मैडम लगातार खाद के रेट बढ़ रहे हैं, बिजली उनको मिल नहीं रही है, यूरिया की लाइन में लगे रहते हैं। उनको आप देखो, सही माने में तो उनकी मेहनत भी नहीं मिलती है, उनकी मेहनत नहीं मिल पाती है। मैडम जिस तरीके से विपक्ष हमेशा किसानों के हित में आके सपोर्ट करता है, वहाँ केंद्र सरकार ये सवाल उठाती है कि क्या किसान सिर्फ पंजाब में ही है और राज्यों में किसान नहीं है? नहीं मैडम, नहीं, ये किसानों का सवाल किसान नेता अच्छी तरह उसका जवाब देंगे, लेकिन हमारा मानना ये है कि इस देश के आम लोग ही इस देश के असली मालिक हैं। सरकार है एक मैनेजिंग कमेटी जो जनता चुनती है कि हमारे तमाम मामलों को देखभाल करो। तीसरी बार फिर जनता ने चुना था भाजपा को। आप खुद जानते हैं कि 5 करोड़ वोटों की हेराफेरी करके यह सरकार सत्ता में है। सुप्रीम कोर्ट में केस है, सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, वोट फॉर डेमोक्रेसी और 3-4 संस्थाओं ने वो सारा डाटा निकाल के दे दिया, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। ये अनैतिक अवैध सरकार सत्ता में काबिज है। इस सरकार का सिर्फ एक ही है कि इन्होंने उद्योगपतियों को बैंक के बैंक लुटा दिए, अब उनके ही पैसे से ये सबका मुंह बंद करने पे आए हुए हैं। डेमोक्रेसी खत्म होती नजर आती है सर आपको केंद्र सरकार के राज में? मैम मैं अभी 4 मुद्दों पे ही बोलूँगी जिसके लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। IPSEF, ऑल इंडिया पब्लिक सर्विस फेडरेशन दिल्ली और ऑल इंडिया के। तो हमारा जो आज का मुद्दा है और आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, जितने लोग भी थे सब लीडरशिप के हैं, एक अम्ब्रेला के अंदर में, जो IPSEF एक अम्ब्रेला है उसके अंडर में। तो हम लोग सारे सरकारी, ऑटोनोमस, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब इकट्ठे हुए। तो हमारे जो 4 मुद्दे थे हमारी लीडरशिप्स ने बताया और हम इसके लिए लड़ेंगे। और ये हमें कम ना आके, हम गवर्नमेंट सर्वेंट है और सर्वेंट नहीं है, हम गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, हमें सर्वेंट ना समझें, वो भी एक सर्वेंट ही हैं अगर वो सर्वेंट समझते हैं। मैं हेल्थ सेक्टर से हूँ, मैं प्रेस सेक्रेटरी हूँ IPSEF दिल्ली कमेटी की। तो मेन है UPS और NPS नहीं चाहिए। हमने खुद देखे हमारे हेल्थ सेक्टर से, जब कोविड में नए नौजवान शहीद हुए, फ्रंट लाइन में रहे, हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जब उनकी डेथ हुई है उनके छोटे छोटे बच्चे गए, NPS में क्या मिला? कुछ नहीं मिल रहा है। 300 रुपये, 3000 रुपये, लाखों में जब सैलरी मिलती तो ये क्या है? हमारे साथ खेल कर रहे हो। अरे तुम नेता लोग, तुम ले लो ये पेंशन, पहले आप ले लो फिर हमें बोलो। मैं खुद OPS से हूँ, लेकिन NPS और UPS के अगेंस्ट हूँ। OPS चाहिए, दूसरा ठेका प्रथा नहीं चाहिए। हम भी जूझते हैं, हम लड़ते हैं आउटसोर्सिंग के खिलाफ। हम वहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम है हमें मालूम है। हेल्थ सेक्टर अगर आउटसोर्स हो रहा है तो हम पेशेंट्स को क्या दे रहे हैं? किसी की जान के खिलवाड़ हो रहा है। सर्टिफिकेट्स कहाँ से हो सकता है? सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल नहीं है तो हम सामने वाले की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। और दूसरा, हमारा परमानेंट नेशनल पे कमीशन बनना चाहिए। बार बार हम इनके पीछे नहीं घूमेंगे। तो गवर्नमेंट सर्वेंट को कम ना आके, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें कम ना आके, वो ही सब इनके साथ खड़े होते हैं जितनी भी आपदा होती है। तो हम ही इनको चुनते हैं, तो फिर हम भी इनको सबक सिखा सकते हैं। हम किसी सरकार के विरोध या पक्ष में नहीं है, जो गलत करेगा हम उसके विरोध में और अक्सर करेंगे। यहीं से भगत सिंह निकले हैं, यहीं से गांधी जी निकले हैं, तो वो खून हमारे अंदर भी है।
तो वी आर फ्रीडम फाइटर्स, हम अपना हक लेना जानते हैं और ले लेंगे। जिस तरीके से केंद्र सरकार नमस्कार, जिस तरीके से केंद्र सरकार बोलती है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम को छोड़ के न्यू पेंशन स्कीम देखिए, उसमें कई फ़ायदे हैं और भी ज़्यादा आप लोगों को उसमें सुविधाएं मिलेंगी। मैं राजेश कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन से हूँ, पदाधिकारी हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ओपीएस ये एक हमारे जो जितने भी कर्मचारी हैं ये 30-35 साल एक संस्था में को देते हैं, अपनी जवानी का सारा टाइम उसमें दे देते हैं। उसके बाद उनको एक पेंशन मिलती है जिससे उनका बुढ़ापा सही से गुजरे, उनका जो है मेडिकल अदर खर्चे, बुढ़ापे में आपको पता ही है कि कितने सारे खर्चे होते हैं, हर चीज़ हर जगह से परेशानियाँ आती हैं। तो ये एक सम्मानपूर्वक जीने का एक तरीका था जो हमारी पुरानी गवर्नमेंट 1950 से पहले से चला आ रहा है और जो आज ये 2004 में बंद कर दिया एनपीएस। ये लाने वाले भी अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अभी ये जब पार्लियामेंट में हारे हैं तब इनको जल्दबाजी में सोच निकली कि भाई हमें जो है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम लानी चाहिए। अब यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 18% ये दे रहे हैं, 10% तो हमारे ही कट रहा है, भाई उसको आप क्यों मान रहे हैं? आपको सोचना चाहिए ना यूनिफाइड सिस्टम में। हमारे को जो ओपीएस मिलता है उसमें हम कोई योगदान नहीं देते हैं, सारा सरकार के उसमें ऐसा आता है। अब जब यूनिफाइड पेंशन से 10% आपका, हाँ आपका हमारा होता है, 18% वो अब दे रहे हैं और उसमें कुछ सुविधाएं दी हैं, लेकिन हमें ओपीएस चाहिए, ना हमें एनपीएस चाहिए, ना हमें यूपीएस चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए। ओपीएस में क्या है कि उसमें एक 50% सैलरी आपको मिलती है जो आपके घर खर्च के लिए, आपके अपने बहुत सारे टूर करने होते हैं बुढ़ापे में, वो उसके लिए उनके लिए चाहिए होती है। कौन देगा हमें जब हमारे पास होगा ही नहीं है एनपीएस या यूपीएस से? हमें 1000, 1500, 2000 रुपये मिलेंगे, उससे हम कहीं काम कर सकते हैं? हम तो अपने घर का ही नहीं काम कर सकते, अपना ही काम नहीं कर सकते। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम आराधना गुप्ता है। अच्छा, तो मैम जिस तरीके से अब ये है कि 18% इन्होंने कहा है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में 50% होता था, लेकिन इस बार क्या है 10% तो आप लोगों का ही होता है, बचा आपका 8%। उसमें से भी घर खर्चे के लिए कुछ निकलता नहीं है। पहले क्या होता था, ओल्ड पेंशन स्कीम में पैसा बचता था, ठीक है, उससे आप लोग अपना घर खर्चा निकालते थे, लेकिन अब कैसे करेंगे? आपको लगता है कि केंद्र सरकार मानेगी इस मुद्दे पे? नहीं, मानना तो पड़ेगा मैडम। देखिए, जब हम लोग राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, नेताओं को हमने चुना है कि राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं आधे से ज़्यादा, कभी जब देश में कुछ भी तरीके की आपदा आती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हमेशा सबसे आगे रहते हैं। प्राइवेट की तो सेकंड ऑप्शन होता है, लेकिन गवर्नमेंट्स जिस तरीके से उनको प्रायोरिटाइज रखना चाहिए, उस हिसाब से आज के समय पर को लग रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उस हिसाब से प्रायोरिटाइज रखा जा रहा है भारत में। केंद्र सरकार रखती है क्या? हमको प्रायोरिटी दी जाती है जब कोई आपदा आती है तब उन्हें हम एक सॉफ्ट कार्नर है, हम उनका एक नोटिस निकाला और काट दिया। उन्हें पता है हम लोग कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग देश हित में काम करते हैं, इसलिए हम लोग देश के लिए अपना सारा सहयोग देते हैं। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ एक पैसे का ज़रिया, टैक्स भी हम पे ही सब हैं। प्राइवेट में आपको पता है कैसे वो देते हैं टैक्स वगैरह का, बैलेंस शीट जो बनते हैं, हम लोगों की तो खुली हुई इनकम है, तो उसमें से टैक्स भी सबसे ज़्यादा हमें, यानी कि हम देश के विकास में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। जब हम देश हित में काम करते हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं सोचेगी सरकार? हमारी भी तो प्रायोरिटी रखनी चाहिए ना सोचने के लिए। और हम लोग क्या मांग रहे हैं कि सम्मान के साथ आफ्टर रिटायरमेंट हम लोग एक ज़िंदगी जी सकें। सिर्फ जी ओपीएस की बिल्कुल नहीं, एनपीएस अगर करते हैं उसमें आप हमें दें तो सही, उसमें भी वो सुविधाएं दें जिस वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को लाभ हो। बिल्कुल जैसे ओपीएस में दे रहे हैं वही आप दे, तो हम लोग नहीं करते विरोध तो इसी बात का है ना। कुछ सुविधा आप मेरे को बता पाएंगे कि ऐसी ओपीएस में क्या सुविधाएं थी जिनसे आप खुश थे, लेकिन आप इस वाली में अब नहीं है? ओपीएस में क्या है कि सरकार हमारी जो भी लास्ट हमारी पे ड्रॉन होती है उसका 50% हमें मिलता है बेसिक। मान लीजिए मेरी 50,000 है तो 25 प्लस डीए मुझे मिलेगा ही मिलेगा। पर एनपीएस में ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार ने हमारा जो पैसा लगाया है वो स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है, तो वो जो स्टॉक मार्केट अप डाउन करती है उसके हिसाब से जो आती है इनकम, तो वो सरकार हमें एज ए पेंशन, और उसमें भी जब हम रिटायर होते हैं तो हमें 100% हमारा ओपीएस में क्या होता है कि हम लोग रिटायर हुए तो हमारा जो प्रोविडेंट फंड होता है वो हमें एज इट इज़ मिल जाता है सारा। लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं है। एनपीएस में सरकार का पैसा और हमारा पैसा दोनों मिलाकर रखा जाता है, उसका कुछ परसेंट हमको दिया जाता है, किसी केस में 60% हमें दिया जाता है और 40% हमारा पैसा रख लिया जाता है, उससे हमें पेंशन दी जाती है। तो वो ज़्यादा अमाउंट नहीं होता, क्योंकि वो हमारा जो पैसा इकट्ठा होता है वो तो शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग। और अगर उसके बाद भी शेयर मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव आ जाए तो आप लोगों की पेंशन पे फिर असर पड़ता है? वो तो बहुत कम हो जाती है ना। अब कई को पेंशनधारियों को सिर्फ 1000 रुपये मिले हैं, 1500 रुपये मिले हैं, तो उसमें वो
क्या करेगा महीने में? शेयर मार्केट और शेयर मार्केट जब, हाँ, उसी की वजह से, उतार चढ़ाव की वजह हाँ से। बिल्कुल। इसमें जो है मैडम, जो है जो पैसा मार्केट में लग रहा है वो प्राइवेट एंटिटी में लग रहा है। जब आप रिटायर होते हैं तो जो आपका 40% सरकार अपने पास रखती है और आपको बोलती है कि आपको 40% जो है मार्केट में इन्वेस्ट करना ही करना है। वो जो इन्वेस्ट करने के बाद में पूरे साल का जो ब्याज बनता है उसको महीने के हिसाब से कन्वर्ट करके महीने की पेंशन देते हैं, पेंशन आप लोग को पेंशन मिलती है। तो वो जो अमाउंट बनता है वो बमुश्किल 2,000 3,000, अगर किसी का अच्छा बेसिक है, कोई ऑफिसर है उसका बेसिक अच्छा है तो ज़रूर 10 12 15 हज़ार रुपये मिल जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो OPS के अंदर है कि आपको 20 साल की नौकरी करने के बाद में जो 20 साल आप अपने जवानी के, अपने ज़िंदगी के, इस सरकार, इस पब्लिक के लिए काम करते हैं, उसके अगेंस्ट में एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की बनती है। सारे देशों में है, सिर्फ भारत में नहीं है कि जो आपके ओल्ड एज होम है, जब अगर आपको पेंशन ही नहीं मिलेगी तो हमारे घर वाले हमको छोड़ के चले जाते हैं। आप आए दिन अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे कि उसके बेटे ने बाप की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, उसको वृद्धाश्रम में। आप क्यों इतना वृद्धाश्रम में लोगों की संख्या बढ़ रही है? यही है, क्योंकि उनके पास पेंशन नहीं है, वो उसको एक बोझ समझते हैं। मैं हॉस्पिटल सेटअप में काम करता हूँ, हम देखते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग जो उनको एडमिट करा के उनके औलादें चली जाती है, बाकायदा हमको गवर्नमेंट के ऑफिशियल ऑर्डर उनके ऑफिस भिजवाने पड़ते हैं कि भाई आके अपने माताजी पिताजी को संभालो। ये बड़ा कारण है सर कि जब बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं उन लोगों को वृद्ध आश्रम में रहना पड़ता है। इसका एक ये कारण भी है कि जो आप लोग अंदर की पेंशन अब उतनी नहीं है जितनी ओल्ड पेंशन स्कीम में वो सुविधाएं थी। हाँ, ये तो एक कारण है ही। आपने देखा होगा जी, प्राइवेट कंपनियों में जो कोई पेंशन तो है नहीं, तो ज़्यादातर लोग जो अपने माँ बापों को उन्हीं के ज़्यादातर जो है वृद्धाश्रम में जाते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट कर्मचारी है, क्योंकि गवर्नमेंट कर्मचारी को ही पेंशन मिलती है, जिसमें NPS कर दिया, उसका नुकसान ये हुआ कि अब वहाँ के भी जो जिन्होंने संस्थाओं को इतना समय दिया वो भी आज वृद्धाश्रम की तरफ उनके परिवार वाले भेज रहे हैं। तो कितनी शर्म की बात है। ये तो मोदी को सोचना चाहिए, मोदी को शर्म आनी चाहिए इस चक्कर में। और मैं एक बात और IPSEF की कहना चाहूँगा, ये जो कमीशन, हमारी एक मांग IPSEF की ये भी है कि 7th पे कमीशन आया था, 8th पे कमीशन जो है इन्होंने बैठाया नहीं है। ये कमीशन क्यों बैठता था? ये कमीशन इसलिए बैठता था, जो हमारे को जितने भी इंक्रीमेंट मिलते थे ना कर्मचारियों को, उसको 10 साल के बाद सोचा जाता था कि इन्फ्लेशन कितना है और कर्मचारियों को कितना मिल रहा है। ये जो इन्फ्लेशन होता है ना मैडम, उसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो कर्मचारियों को रख रखाव में, उनका अपना पालन पोषण में, डिफरेंट चीज़ें करने में नुकसान होगा, दिक्कतें आएंगी। तो ये कमीशन इसीलिए बैठा था कि वो एक प्रॉपर तनख्वाह लें और जिसकी वजह से जो है उनको एक प्रॉपर ज़िंदगी वो वहन कर सकें। और 8th पे कमीशन की भी हमारी एक मांग है और जो इनको जल्द से जल्द करना चाहिए। अदरवाइज इनको जो है असेंबली इलेक्शन में सब कुछ भुगतना पड़ेगा। जैसे इन्होंने पार्लियामेंट में अभी टेंशन में, फिर ये असेंबली में भी टेंशन में होंगे। अभी असेंबली, आपको लग रहा है हम इनको वोट कतई नहीं देंगे। असेंबली असेंबली गवर्नमेंट सेटअप में भी है, अभी हरियाणा में भी होने वाला है, तो 2 जगह और भी जगह हैं स्टेट में। और जबकि मैं BJP से ही हूँ, ज़्यादातर मैं BJP का ही पक्षधर हूँ। लेकिन मैं जब से इन्होंने इनके एक तो NPS आया 2004 से, तब से अलग हुआ। और फिर इन्होंने जो है अग्निवीर और पता नहीं कौन कौन से वीर इन्होंने शुरू किए, और वो उससे मैं अलग हो गया। पहले मैं इन्हीं के साथ था, फिर हम आदमी पार्टी की तरफ जाने की लगे, उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब वो भी फ्री बीज कर रहा है तो उसकी तरफ से भी हट रहे हैं। भाई आप काम दो ना, लोगों को काम दो, काम से आप तनख्वाह दो, जो भी मिल रही है आप फ्री में बांटेंगे तो इससे देश का तरक्की तो होगी। आदमी पार्टी ने भी फ्री में बांटा था। हाँ, तो उसकी तरफ भी नहीं है। अब हम तो जो सरकारें जो काम देंगी, जो बेरोजगारी कम करेंगी, और ये आपके स्टैटिस्टिकली प्रूव होना चाहिए कि बेरोजगारी यहाँ कम हो रही है। सर, पिछले 10 सालों में मोदी जी के राज में एज स्टैटिस्टिक्स अगर आप ग्राफ देखें तो कुछ बेरोजगारी का रोजगार मिला है लोगों को, बेरोजगारी कम हुई है? नहीं, देखो ये पार्लियामेंट में हारे हैं तो आजकल बहुत वैकेंसियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं। अब निकलनी शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ डरे हुए तो हैं। अब असेंबली में थोड़े और डरेंगे तो ये OPS ले आएंगे, जल्द ले आएंगे, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। और ये 8th पे कमीशन भी, और ये 8th पे कमीशन भी इन्हें लागू करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरामैन प्रदीप के साथ।